नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता और मैं मनोज। ये सितंबर का माह बहुत खास है हमारे लिए, जैसे आज का दिन यानी हिंदी दिवस। हिंदी को महज एक भाषा के तौर पर बरतने से कहीं ज्यादा उससे संबंधित पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रोत्साहित करने का दिन है ये। हम सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना। अच्छा, हम सब ये तो जान ही चुके हैं अब तक कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक मना रहा है और इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खान-पान के बदलाव से पोषण में सुधार करना है। और इस साल पोषण माह की थीम में पूरक आहार, शिशु पोषण का महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल है। और इसी बिंदु से बिल्कुल जुड़ा हुआ है भारतीय क्षेत्रीय खाद्य संस्कृतियों में निहित पोषण का विचार, जो एक गहन और समृद्ध परंपरा की ओर इंगित करता है। भारत का हर क्षेत्र अपने विशिष्ट खान पान और व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जो वहाँ की जलवायु, स्थानीय फसलों, सामाजिक परंपराओं और भौगोलिक स्थितियों के साथ गहराई से जुड़े हैं। हमारी इन खाद्य परंपराओं में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखने का जरिया भी था। प्रत्येक क्षेत्र की खाद्य संस्कृति वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और उपलब्ध फसलों पर आधारित होती है, जिससे पोषण का संतुलित मात्रा में प्राप्त होना स्वाभाविक होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय रसोई में स्थानीय चावल, नारियल, इमली और मसालों का एक अद्भुत संतुलन होता है, जो गर्म और आर्द्र जलवायु के अनुकूल होता है। लोकप्रिय इडली और डोसा जैसे व्यंजन जो फर्मेंटेड चावल और दालों से बने होते हैं, प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं और हमारी गट हेल्थ को दुरुस्त रखने में मददगार होते हैं। वहीं उत्तर और मध्य भारत में गेहूं, बाजरा और दालें, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज या श्री अन्न का प्रचलन अधिक है। ये अनाज फाइबर, प्रोटीन और खनिजों का उत्कृष्ट स्रोत होते हैं और ठंडे और शुष्क मौसम के लिए ज्यादा मुफीद हैं। अच्छा, अब अगर पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर देखें तो वहाँ की खाद्य परंपराएं स्थानीय जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनूठा मिश्रण है, जो स्वास्थ्य और पोषण के लिए बेहद फायदेमंद हैं। और असम के कहरीसा और पित्तिका जैसे पारंपरिक व्यंजन पोषण से भरपूर होते हैं। चाय, जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है, वो यहाँ काफी लोकप्रिय है। और चाय बागानों की खूबसूरती तो आपने फिल्मी पर्दे पर जरूर देखी होगी। बिल्कुल। और आगे बढ़ें तो नागालैंड के खानपान में मांसाहारी व्यंजनों के साथ साथ बांस की कोपलें, स्थानीय सब्जियां और जंगली जड़ी बूटियां पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इधर मणिपुरी भोजन में उटोंगबा, इरोम्बा और चांगा जैसे व्यंजन हैं, जो बनाने में सरल और पोषण युक्त होते हैं, जिनमें स्थानीय सब्जियां और मछली शामिल होती है। हाँ, बंगाल की रसोई के विषय में तो हम आपको आगे तफसील से बताएंगे। आज के समय में जब हम तेजी से भाग रहे हैं और अपनी रसोई में हमारा समय कम से कम होता जा रहा है, जाहिर है हमारी अपनी क्षेत्रीय भोजन की परंपराएं थोड़ी धुंधली सी हो रही हैं। फास्ट फूड और प्रोसेस फूड समय तो बचा रहे हैं, मगर पोषण और स्वास्थ्य नहीं। ऐसे में एक कोशिश तो बनती है अपनी अपनी क्षेत्रीय खाद्य संस्कृतियों की धरोहर को बचाने की, ताकि हमारी जीवन शैली में पोषण और स्वास्थ्य का संतुलन बना रहे। सही कहा। और जब हम स्थानीय खाद्य संसाधनों को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे ना, तो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पोषण और स्वास्थ्य को सहेजना थोड़ा आसान हो जाएगा। गणपति मूरत हस्तमेघ मदबरखत पानी दंत दामिनी घट धोर धोर गुण। गणपति मूरत हस्तमेघ मदबरखत। हम बात कर रहे थे स्वस्थ और प्रसन्न रहने के बारे में। मन की खुशी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है संगीत। बिल्कुल। अभी बात
ध्रुपद जैसी सांगीतिक परंपरा की, जो कलाकार को तो एक ट्रांस में ले ही जाता है, सुनने वाले भी एक अदृश्य अलौकिक अनुभव में डूब जाते हैं। उस पर भी विचित्र वीणा, रुद्र वीणा और सुरबहार जैसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों पर इन ध्रुव पदों को साधना हो तो ये निश्चित ही विशिष्ट है। मिलते हैं डागर घराने की विचित्र वीणा कलाकार पद्मजा विश्वरूप और रुद्र वीणा सुरबहार कलाकार पंडित राजेंद्र विश्वरूप से। ध्रुव पदों का बादल राग। पंडित राजेंद्र विश्वरूप और पद्मजा विश्वरूप जी दोनों ही अपने फन के माहिर कलाकार हैं, साथ में अपने ज्ञान को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देश विदेश से छात्र छात्राएं इनके पास आते हैं, सीखते हैं। तो इसी कला के इर्द गिर्द इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत आकाशवाणी में। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आम सुनने वालों को समझाने के लिए अगर हमें बताना हो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के अन्य विधाओं से ध्रुपद कैसे अलग है। सामवेद से प्रबंध नाम की गायकी निकली जी, उससे ध्रुपद आया। तो ध्रुपद तो प्राचीनतम रूप है हमारे संगीत का, है ना। पहले मार्गी और देशी संगीत हुआ करता था। मार्गी यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो देव गंधर्व आदि जो गाते थे, बजाते थे। उसके बाद ये शनै शनै इसका विकास होते होते ध्रुपद से ही ख्याल आया। ध्रुपद में जैसे तो आलाप में नोम तोम का आलाप किया जाता है। इसके एक्चुअली जो वर्ड है हरि ओम अनंत नारायण तरण तारण, जो मंत्रों के आधार पर आलाप किया जाता है कि वो हम जब लय में जाते हैं तो वो जोड़ हो जाता है। फिर उसके बाद पद गाए जाते हैं। पद में स्थायी अंतरा संचारी आभव ये चारों वो आते हैं। उसके बाद जो कंपोजिशंस होती हैं, यानी जो ईश्वर तो शिव की बंदिश, कृष्ण की बंदिश कई ब्रज भाषा में भी है। राजा मानसिंह ने उनको लिखा है। ध्रुपद का एक और शैली होती है धमार। ध्रुपद से ख्याल का निर्माण हुआ और धमार से ठुमरी का निर्माण हुआ। ठुमरी और ध्रुपद का जो मिश्रण हुआ उससे ख्याल बना। अगर हम नए सुनने वाले हैं उनको ये बताएं कि ख्याल यानी कल्पना, ख्याल की उत्पत्ति ही ध्रुपद से हुई है। अध्यात्म के प्रति भी रुचि उत्पन्न करता है ये। रुद्र वीणा आप बजाते हैं और सुरबहार भी आप बजाते हैं। कठिन है इसको साधना। जो ये तंतु वाद्य हैं, इनमें जब ध्रुवपद आप साधते हैं तो वो कितना मुश्किल है। और जैसा कि आपने डागर परंपरा में आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, गुरु शिष्य परंपरा के बिना क्या इसकी साधना संभव है? देखिए, मुश्किल तो हर चीज है। अपन को अगर ये साधना है, अपनी इच्छा है, जैसे स्पेशल कोचिंग में जाके अपन कहीं सीखते हैं, वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के यहाँ जाके अपन सीखते हैं। पंडित तलवलकर जी ने बताया, शास्त्र है, शास्त्र को समझाया जाता है। तंत्र है, उसको सिखाया जाता है। चाहे वो रुद्र वीणा हो, चाहे सितार हो, चाहे सुरबार हो। तो तंत्र को हम सिखाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, विद्या दी जाती है। जो विद्या हमारी है नहीं, विद्या जो परंपरा से आई है, उस्ताद हमारे गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, 5000 साल पीछे चले जाइए आप, तो विद्या वो वहां से आई है। और जो कला है, तो कला का संस्कार होता है, वो गुरु के घर रह के या गुरु के सानिध्य में रहकर ही आते हैं, पनपते हैं, तब वो चीज सारी आसान हो जाती है ना। तो उतना मुश्किल नहीं है। पर हाँ ये है, अब एकेडमिक में आप 45 मिनट का क्लास लेके चले आते हैं, या ये समझ लीजिए कि स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा होती है वो पद्धति है, ठीक है, वो समझने के लिए ठीक है। लेकिन जो आपको अगर उसमें डेप्थ में जाना है तो आपको गुरु शिष्य परंपरा में जाना पड़ेगा। फिर गुरु शिष्य परंपरा में सुबह वो 4 बजे उठ के जो गाने वाले लोग हैं वो खर्च का अभ्यास करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट के विद्यार्थी हैं वो मूर्छनाओं का अभ्यास करें। सुरबहार और रुद्र वीणा दो वाद्य यंत्रों की अपनी कुछ खासियत, जिस आधार पे इनको चुना। दोनों वैदिक इंस्ट्रूमेंट है। पहले हम लोग सितार बजाते थे, और सितार से हमने एमए खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया। मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कॉलरशिप रेयर इंस्ट्रूमेंट के लिए, उसमें मैंने अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके आधार पर मैंने उस्ताद से सीखना शुरू किया। मेरे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब, तो उन्होंने मुझे दोनों इंस्ट्रूमेंट की शिक्षा दी। रुद्र वीणा और सुरबहार में उनका आकार अलग अलग है, लेकिन उनकी आवाज एक जैसी है। चित्र वीणा एक्चुअली रुद्र वीणा से अलग है। रुद्र वीणा में पर्दे होते हैं, ये स्लाइड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पर्दा नहीं होता। इसको हम ग्लास बॉल से यानी कांच के बट्टे से बजाते हैं जी। जैसे कि हम परंपरागत तरीके से, उस्ताद ने बताया था कि मिजराब का इसमें यूज नहीं करो, बिना मिजराब के ही बजाओ। तो हमने वही शैली अपनाई, बिना मिजराब के ही बजाते हैं, जिससे एक मिजराब का एक मेटेलिक साउंड होता है वो इस वीणा से नहीं आता।
चारों उंगलियों का उपयोग हो जाता है बाल के लिए। जैसे हम तर्जनी का करते हैं, मध्यमा का हम जोड़े के लिए करते हैं, और रिंग फिंगर का हम खरच के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिकारी के लिए कनिष्का उंगली का प्रयोग किया जाता है। यानी इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली ये रेडी नहीं मिलते, तो इनको स्पेशली बनवाया जाता है। अपने जो विद्यार्थियों के साथ आप जो समय बिता रही हो, उसके आधार पर अगर आपको कहना हो तो क्या वो उत्साह बढ़ रहा है, कम हो रहा है? वापस अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट रहे हैं। नए जो युवा हैं बड़े अवेयर हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, ये संस्कृति सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, हम सभी की है, हम सभी की जिम्मेवारी है। तो कि हम लोग इसको, अपनी संस्कृति को बचाएं, उसको आगे बढ़ाएं, प्रचार प्रसार करें। और आप लोगों का भी बहुत सहयोग है कि आपने इस इंटरव्यू के जरिए ही कम से कम काफी लोगों को इस चीज से अवेयर कराया कि ये वाद्य भी हैं जो बज रहे हैं, या हमारे प्राचीनतम वाद्य हैं, वैदिक वाद्य हैं, तो इन्हें हम सुने, सीखें, समझें। दुर्लभ वाद्य यंत्रों को लेकर आप लोग चल रहे हैं। आज की जनरेशन में आपको इसके प्रति उत्साह दिखता है या नहीं दिखता है? जो भी आपका अनुभव है वो आप बताइए। तो युवाओं में बहुत है आजकल, और मेरे पास तो देश विदेश से भी स्टूडेंट आ रहे हैं, यंग लड़के भी आ रहे हैं। वैसे हम लोग भी अभी यंग ही हैं, तो ये परंपरा चली आ रही है जी। तो आशा है काफी बच्चे कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल घर पे रह के कर रहे हैं मेरे गुरु शिष्य परंपरा में, और ये बची रहेगी। और भगवान की ये देन है कि हमारे पास इस तरह की संस्कृति है, इस तरह का संगीत है। पंडित राजेंद्र विश्वरूप और पद्मजा जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी। डागर घराने की विचित्र वीणा कलाकार पद्मजा विश्वरूप और रुद्र वीणा सुरबहार कलाकार पंडित राजेंद्र विश्वरूप को अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। दोस्तों, पत्रिका की शुरुआत में ही हमने कहा था ना कि बंगाल के खान पान के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। तो अब बिना देर किए चलते हैं कोलकाता और सुनते हैं लघु रूपक पुष्टिकर खावा दावा। चलिए। ईंट की दुक्की पान का इक्का, कहीं जोकर कहीं सत्ता है, सुनो जी ये कलकत्ता है। कोलकाता पूरे विश्व में जिसे सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी की संज्ञा दी गई है, और इस आनंद नगरी में आनंद और आहार का एक अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। खावा दावा एक आम बंगाली तरीका है भोजन को संबोधित करने का, लेकिन ये आम तरीका भी इतना खास है बंगाल के रोजमर्रा के जीवन में कि इसका रस यहाँ की समृद्धि, संस्कृति, साहित्य और संगीत में भी रचा बसा है। भज हरि मन्ना, वाजिद अली शाह की शाही रसोई की बिरयानी हो या फिर किसी गांव के किसान के रसोई में पकाई गई अत्यंत साधारण घरेलू पांता भात, हर व्यंजन की खुशबू से जीवंत हो उठती है उनसे जुड़ी कहानियां। इस्तांबुल की ये जापान काबुल की ये शिखेची शहरे रान्ना। आज आपसे भेंट करवाएंगे एक ऐसे पाक विशेषज्ञ यानी कुलिनरी आर्टिस्ट से जिनके लिए खाना बनाना एक जरिया है जुड़ने का लोगों से, जमीन से, परिवार से और खासकर अपने आप से। हमारे मेहमान का नाम है रोहिता शुगुहो, जो हमसे साझा करेंगे कि पोषण, ऋतु और स्वाद का समावेश किस प्रकार बंगाली खान पान को उत्कृष्ट बनाता है। मैं बात करूंगा बंगाली वेजिटेरियन डिशेस के बारे में, वो पोषण के एस्पेक्ट से। सब जानते हैं हम लोगों को, बंगाली को मछली बहुत ही पसंद है, पर मछली के अलावा हमारा जो शाकाहारी पकवान वो भी बहुत फेमस है, और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं पूरा इंडिया में। तो ये वेजिटेरियन डिशेस जो 6 ऋतु है उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्टार्ट करूंगा बसंत ऋतु से।
बसंत ऋतु बंगाली कैलेंडर के हिसाब से बसंत ऋतु का 2 महीने होता है, फाल्गुन और चैत्र। चैत्र का लास्ट दिन, उसे चैत्र संक्रांति कहते हैं। उस दिन बंगाली के घर में जो बनते हैं वो एक मिक्स वेजिटेबल का स्टू है, उसे पाचन कहते हैं। तो उसमें जाते हैं हर सीजनल सब्जियां और कच्चा आम और कच्चा कटहल, जो बसंत के एंड में कच्चा आम मार्केट में आ जाता है और कच्चा कटहल भी, तो वो दो मस्ट है उसमें। ये इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है इस डिश का, ये हम लोगों को इम्यूनिटी देता है। तो बसंत के बाद ग्रीष्मकाल आता है, तो उस टाइम पे मीजल्स, चिकन पॉक्स, इससे बचने के लिए ये पाचन ये डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है। अच्छा, इसके बाद आता है गर्मी। गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम में पूरा मतलब चैत्र से स्टार्ट करके जो बैशाख है, बंगाली कैलेंडर का पहला मंथ जो है बैशाख, उसमें ये खाते हैं हम बार्ली का सत्तू, जो बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करता है। अच्छा, ये बार्ली का सत्तू है, आप काम पे ले जा सकते हैं, काम से वापस आके भी पी सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी पी सकते हैं। तो ये बनते हैं ठंडा पानी, बार्ली का सत्तू, नींबू का रस, काला नमक और चीनी। ये आप स्टोर भी कर सकता है फ्रिज में। और एक इम्पोर्टेंट खाना है गर्मी में, वो है पांता भात। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि पूर्वी भारत का एक स्थायी साधारण व्यंजन अपनी अद्भुत सादगी, स्वाद और गुणवत्ता के वजह से वैश्विक व्यंजनों के तालिका में शामिल हुआ है। पांता भात में बहुत आयरन होता है और जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। पांता भात का पानी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मी में जो बहुत ही नेसेसरी है हाइड्रेटेड रहना। और ये पांता भात ना फर्मेंटेड होता है, तो पूरा राइस को हम रात 12 आवर्स, 14 आवर्स और 14 घंटा से ज्यादा भी फर्मेंट हो सकता है राइस। तो ये फर्मेंटेशन के वजह से ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, इजीली डाइजेस्ट होता है ये राइस। और पांता खाने के बाद बहुत ही पेट एकदम ठंडा रहता है और पेट भी बहुत फुल रहता है। पांता भात पूरा पैन इंडिया में ही बहुत पॉपुलर है। उड़ीसा में इसको पोखल भात बोलते हैं, आसाम में इसको पोइता भात और साउथ इंडिया में इसको कंजी बोलते हैं। पांता भात को आलू चोखा, भाजी या फिर कोई तीखा वाला अचार के साथ हम खा सकते हैं। गर्मी के बाद आते हैं बरसात का मौसम। तो ये बरसात का मौसम में बंगाल के जो प्लेटू रीजियन है और जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सारा रीजियन में और इधर प्लेन्स में भी बहुत सारा लोकल वाइल्ड मशरूम मिलता है। ये डिफरेंट टाइप का वाइल्ड मशरूम में प्रोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम को बरसात के सीजन में भी बहुत बीमार होने का बहुत ही चांस रहता है। तो ये मशरूम, ये लोकल लोग बहुत ही मशरूम पसंद करते हैं ये सीजन में। बरसात के मौसम में एक और पकवान जो बहुत फेमस है बंगाल में, वो है खिचड़ी। वो चावल और दाल को एक साथ मिला के बनते हैं। वो वेज होता है, नॉन वेज भी होता है। तो ये खिचड़ी बहुत ही न्यूट्रिशनल है और ये हम लोग पूरा बरसात के मौसम में किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। और एक बात है, और इस टाइम पे खारकोल कह के एक साग मिलता है, खारकोल पत्ता कहते हैं उसे, इंडियन स्पिनच इंग्लिश में बोलता है। ये खारकोल पत्ता सिर्फ बरसात के टाइम पे ही मिलता है। ये बहुत ही न्यूट्रिशनल है, इसमें बहुत सारा आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स है, जो सच में न्यूट्रिशनल बहुत बेनिफिट्स है इसका। और ये भी इम्यून सिस्टम को बहुत बिल्ड करता है। तो ये खारकोल पत्ता वो हम पेस्ट करके, तीखा वाला पेस्ट एक बनता है, चिलीज, काला जीरा और बहुत सारा लहसुन, गार्लिक, ये सब मिला के ये बनते हैं। ये बहुत ही मतलब स्टीम गरम चावल के साथ हम खाते हैं ये। बरसात के बाद शरद ऋतु आता है, यानी ऑटम। तो बंगाली कैलेंडर के हिसाब से ऑटम का लास्ट महीने है अश्विन। अश्विन मंथ के वो लास्ट दिन अश्विन संक्रांति कहते हैं। उस दिन बंगाली हाउस होल्ड में एक स्पेशल दाल बनता है जिसका नाम है गरुड़ दाल। ये दाल बहुत ही सीजनल है
क्योंकि साल में और कोई टाइम पे आपको ये दाल का इंग्रेडिएंट्स कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। ये दाल का जो रेसिपीज है, ये दाल बनता है वाटर लिली स्टेम्स, इसका जो रूट है, और इसमें सीजनल सब्जी भी जाता है बहुत, और इसमें थोड़ा खट्टापन देने के लिए इसमें टैमरिंड, ऑलिव और एलिफेंट एप्पल, जो जिसे बंगाल में चालता कहते हैं, वो सब यूज होता है। शरद के बाद आते हैं हेमंत, और बंगाल में बहुत पुराना रिचुअल है। काली पूजो के पहले दिन यानी दिवाली के पहले दिन हम लोग 14 साग खाते हैं। ये कहा जाता है कि हमारे पूर्वज उस दिन हम लोगों को प्रोटेक्ट करने और ब्लेस करने आते हैं। ये 14 साग भी इंटरनल इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, और इसमें भी बहुत ही न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एलर्जेंस, आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये बहुत सारा रहता है ये 14 साग में। और ये हेमंत के बाद ही आता है ठंडा का मौसम, तो उसमें ये पूरा ही सीजन चेंज का टाइम है और बीमारी का बहुत ही चांसेस रहता है। तो ये नेचर ऐसे ही डिजाइन किया है कि ऐसे ऐसे सीजनल जो खाना हम लोग अगर खा ले तो ये सारा डिजीज को हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। हेमंत के बाद में आता है सर्दी का मौसम यानी विंटर। इस विंटर में बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे पीस, बीट, गाजर, कैबेज, गोभी, मूला, मेथी का साग, सरसों का साग, ये सब मिलता है बहुत ही फ्रेश। और ये हर वेजिटेबल्स में बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। इस टाइम में पूरा इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। बंगाली कैलेंडर का पौष और माघ, ये दोनों मंथ है सर्दियों का मौसम। तो पौष का लास्ट दिन में हम लोग संक्रांति बनाते हैं। उसमें जो नया राइस हार्वेस्ट होता है, वो नया राइस और खजूर का नया गुड़ से हम लोग घर पे मिठाई बनाते हैं। जैसे बंगाली में उसे पीठे बोलते हैं, पीठा या पीठे। ट्रेडिशनल बंगाली मील ना, वो करवा से शुरू होता है। तो ये शुक्तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिश है बंगाली मील में। और करवा हम रात में नहीं खाते हैं, तो ये दिन में ही खाते हैं। करवा से स्टार्ट होता है और एंड होता है मीठे में। मतलब ये एक जर्नी है बंगाली मील का। और इसी तरह स्वाद और स्मृति से पिरोया हुआ ऋतुओं का चक्र साल दर साल हमें जोड़ता है पुरानी यादों से, नए रिश्तों से और अपनी अतुल्य परंपरा से। बंगाल के पारंपरिक व्यंजनों में ऋतु, पोषण और स्वाद की त्रयी पर यह लघु रूपक आपने सुना। सौजन्य शमय दास, आकाशवाणी कोलकाता। पूरब से चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि अब बारी है आपको हमारे आवाजों के खजाने से एक बेहद दिलचस्प अंश सुनवाने की। सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले अरुणाचल की आदि जनजाति के फसल नृत्य पोनुंग पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। ये मधुर स्वर लहरियां उन गीतों का हिस्सा हैं जिन पर अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति की महिलाएं नृत्य करती हैं। इस तरह के गीत और नृत्य का संगम है पोनुंग। पोनुंग एक डांस फॉर्म है जिसमें महिलाएं गोल घेरे में नृत्य करती हैं और उस गोल घेरे के बीच एक पुरुष गायक यानी मिरी कोई गीत गाता है। यह गीत दरअसल आदि जनजाति के मौखिक इतिहास का दस्तावेज है। इन गीतों में होता है वर्णन सृष्टि के अस्तित्व में आने से लेकर वर्तमान आदि समाज के रीति रिवाजों तक का। पोनुंग आदि जनजाति के प्रमुख त्योहार सोलुंग के अवसर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग, अपर सियांग और लोअर दिबांग वैली जिलों में मूल रूप से निवास करने वाली आदि जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार सोलुंग
प्रतिवर्ष सितंबर मास के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्या है सोलुंग, बता रहे हैं संस्कृति कर्मी कालेंग बोरांग। एक शब्द में सोलुंग उत्सव या त्योहार कहने से ये हम आदि लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। ये सोलुंग हमारे परंपरा में ये विश्वास है, लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि इसे फसल की देवी कीने नाने ने इस संसार को फसल देने के बाद उनकी याद में पूजा पाठ करने के लिए इस उत्सव को भी दान दिया था उन्होंने। इसीलिए आज तक हम हर एक साल में अच्छा फसल मिलने के लिए कीने नाने को खेत खलिहानों में जाकर उनकी पूजा पाठ हम करते हैं। और साथ में जब ये उत्सव मनाते हैं, हमारे परंपरा में जो लोक कथा बोले जाते हैं उसमें इस संसार की सृष्टि से लेकर आज के सामाजिक प्रथाओं तक, विशेषकर इस संसार में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी के रूप में किस तरह से आए और संसार में शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने के लिए किस तरह से एक परिवेश तैयार किया, उसके बारे में यहाँ गाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसे बहुत गहराई से लेते हैं। ये हमारे धार्मिक या मांगलिक नृत्य होते हैं, लेकिन देखने वालों के लिए ये सिर्फ जैसे एंटरटेनमेंट, डांस का जैसा और नाच का जैसा ऐसे ही लगेगा, लेकिन अंदर में हम अच्छी तरह से झांक कर अगर देखें, ये कोई ऐसी वैसी नृत्य नहीं है, ये धार्मिक और मांगलिक नृत्य में गिना जा सकता है। और यह सितंबर महीना में इसलिए होता है कि अब तक हम खेती में जो फसल लगाए हैं वो अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस समय हम उस देवी की याद में, देवी की पूजा पाठ करने का जो समय है वो इसी महीना में आता है, क्योंकि फसल थोड़ा बड़ा होने के बाद में ये पूजा पाठ किया जाता है। अभी आप खेतियों में देखने से धान के पौधे बड़ा हो गया, चारों तरफ हवाओं में वो पौधे लहराने लगे हैं। इसी समय उस देवी की याद में हम लोग पूजा प्रार्थना करते हैं, उसे बिन्यत कहा जाता है। वो बिन्यत ऑफरिंग हम लोग करते हैं खेती में। यद्यपि सोलुंग का आयोजन मुख्यतः घरों के भीतर ही किया जाता है, लेकिन वर्ष 1967 से अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के जिला मुख्यालय पासीघाट में इसका आयोजन शहर के बीचों बीच एक मैदान में भी केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है। सोलुंग के अवसर पर पासीघाट में ढेर सारे सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन संपन्न हुए। इन आयोजनों में बड़े पैमाने पर स्थानीय जनता की भागीदारी रही। संस्कृति भारती के लिए पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश से मैं प्रतुल जोशी। विनायक या गणेश चतुर्थी और इसी से शुरू होने वाला 10 दिवसीय गणपति उत्सव 6 सितंबर यानी भाद्रपद के चौथे दिन से शुरू होकर 17 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। मोदकों की मिठास के साथ सभी पर गणपति का आशीष बना रहे, ये शुभकामना। साथ ही ओणम पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसका सबसे महत्वपूर्ण दिन तिरुवोणम है, जो 15 सितंबर को मनाया जाएगा। ये पर्व पौराणिक न्यायप्रिय राजा महाबली की वापसी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लोक संगीत जगत में एक शोक की लहर फैल गई जब राजस्थान के लोक कलाकार मांगे खान मांगनियार ने बीते दिनों इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके संगीत की अनुगूंज हमेशा हमारे दिलों को छूती रहेगी। श्रीमंत शंकर देव, श्री नारायण गुरु, दादा भाई नौरोजी, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विदुषी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अवदानों को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए
नमस्कार।